नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लास्ट ईयर के पीवाईक्यू को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं 21 मई को यानी कि कल आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है। हालांकि मैंने अपने दोनों चैनल के ऊपर आप सभी को जितने तरीके का कंटेंट चाहिए था वो सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। चाहे आप लोग एंटायर सिलेबस के मैराथन की वीडियो की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वन शॉट की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग तमाम तरीके की पीडीएफ की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वन शॉट की बात कर लीजिए, मैंने अपने दोनों चैनल के ऊपर ये सारा का सारा कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। और व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आपने ये सारा कंटेंट गो थ्रू कर लिया ना, तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रश्न को इजीली आंसर कर सकते हैं। लेकिन आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट है जो बार बार वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन हमें एक बार थोड़ा सा लास्ट ईयर के पीवाईक्यू को डिस्कशन करना है। माने लास्ट ईयर का पेपर किस तरीके का आया था, किस तरीके के सवाल पूछे गए थे, हमें समझना है। क्वेश्चन को जब घुमाया जाता है तो उसके पीछे की अप्रोच को अंडरस्टैंड करना है, एग्जैक्टली पेपर पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जैक्टली आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है। तो फाइनली आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इसी मुद्दे पर काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के चर्चा करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, रेगुलर के स्टूडेंट है, एसओएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है। आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ना करीब करीब आपका पेपर पैटर्न से लेकर के और जो आपका हार्डनेस ऑफ द क्वेश्चन है ना वो सेम रहने वाला है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एज यूजुअल आप सभी जानते हैं ये जो आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट के अंदर ये आता है, तो 90 नंबर का पेपर होता है और आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम इस पेपर के दरमियान दिया जाता है। कुल मिलाकर के आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 5 यूनिट रहती है, तो पांचों यूनिट से विद ऑप्शन विद चॉइस आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना रहता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 18 नंबर का वेटेज देखने को मिलता है। यानी कि 18 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 90 नंबर का पेपर रहता है। और मोटा मोटा आप लोग कह सकते हैं आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आपका प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन रहेगा ना वहां पर आपको चॉइस देखने को मिलेगी। अगर आप लोग लास्ट ईयर की बात करते हैं तो चॉइस के अंदर कुछ इस तरीके से देखा गया। पहले ऑप्शन के अंदर आपको 2 पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 पार्ट थे, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए भी 9 नंबर का था और पार्ट नंबर बी भी 9 नंबर का था। और पहला क्वेश्चन हमेशा से ही आपकी यूनिट 1 से पूछा जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसके और के अंदर चेक करेंगे ना, तो जो आपका और वाला क्वेश्चन था ना वहां पर भी आपको सेम सिनेरियो देखने को मिलता है। दैट इज द पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर डी, जो आपके कितने कितने नंबर के हैं, 9 9 नंबर के हैं। कुल मिलाकर के जो पहला यूनिट है वो 18 नंबर का पूछा गया है। अब ध्यान रखिएगा, या तो आप लोग और के पहली चॉइस को चूज कीजिएगा या तो सेकंड चॉइस को चूज कीजिएगा। यानी कि आपको या तो इन दोनों पार्ट को एक साथ अटेम्प्ट करना है या तो आपको इन दोनों पार्ट को एक साथ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब यहां से क्या क्या पॉसिबल आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इस मुद्दे पर मैं आप सभी के साथ चर्चा कर चुका हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चन को, बाकी कोई ज्यादा यहाँ पे हेडेक आपको देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए स्टार लिमिटेड वाई एड्रेसिंग द न्यू मैनेजमेंट ट्रेनी सेड। ध्यान रखिएगा, आपका जो न्यू मैनेजमेंट के ट्रेनी थे उनको एड्रेस करके ना मैनेजिंग डायरेक्टर जो आपका एमडी था स्टार लिमिटेड का, उसने कोट किया, एक लाइन कहा कि जो आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज बिकम ए क्रिटिकल एरिया ऑफ फोकस। ध्यान दीजिएगा,
जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, वो आपका एक क्रिटिकल एरिया ऑफ फोकस बन चुका है फॉर द मैनेजमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद इट बट आल्सो बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल इट ले एम्फसाइज। आपको इसके ऊपर कमेंट करना। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन को लेकर के, उसके पिलर्स को लेकर के और उसके प्रिंसिपल्स को लेकर के आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है। बस इसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है और एग्जैक्टली किस तरीके से वो आपके क्रिटिकल एरिया के अंदर आता है, अक्रॉस द ग्लोबल आप लोग बात कर रहे हैं। और क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात हुई है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल या पिलर्स क्या होते हैं, इस मुद्दे पर भी आप सभी को चर्चा करनी है। और कुल मिलाकर के ये जो क्वेश्चन है ना, ये कितने नंबर का पूछा गया है, 9 नंबर का पूछा गया है। इसी तरीके से इसका पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, सेकंड के अंदर आपको स्टेक होल्डर थ्योरी ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बताना है और आपको बताना है ये किस तरीके से आपकी एजेंसी थ्योरी से डिफर करती है। देखिए एजेंसी थ्योरी और जो आपका स्टेक होल्डर थ्योरी है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। पहले आपको बताना है स्टेक होल्डर थ्योरी क्या होता है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, थ्योरी से क्वेश्चन आ सकता है, मॉडल से क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज ऑल अबाउट द बेसिस, जहां पर आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, वहां से सवाल आ सकता है। अब हम देखते हैं इनको टैकल कैसे करना है एग्जैक्टली। इन तमाम तरीके के क्वेश्चन को ना आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आंसर कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने आप सभी के लिए पूरे के पूरे कंटेंट को रेडी करवाया हुआ है। काफी मेहनत करने के बाद हमने एक सही अप्रोच के साथ, आप लोग एज इट इज भी अपने आंसर को लिख के आएंगे ना, तो डेफिनेटली आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था सर, पहला क्वेश्चन था हमें क्या बताना था कि आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, वो आपका क्रिटिकल एरिया ऑफ फोकस है, इसके ऊपर कमेंट करना है। तो पहले आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। आप सभी ने पढ़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और मैनेज किया जाता है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आप लोग मोटा मोटा कह सकते हैं 3 या 4 एथिकल पिलर्स होते हैं। जैसे आपका एथिक्स के साथ कंपनी काम करे, एथिकली राइट तरीके से काम करे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे, ये कुछ बेसिक फंडामेंटल पिलर है जो आपके किसके पिलर माने जाते हैं सर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पिलर माने जाते हैं। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, मोटा मोटा आप लोग कह सकते हैं सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसे सिस्टम है जिनका इस्तेमाल करके कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इन एथिकल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर। समझ में आया, आपकी कंपनी एथिकली करेक्ट होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए जो भी कंपनी के अंदर हो रहा है, अलॉन्ग विद ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी भी चीज को डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इन टूडेज बिजनेस एनवायरनमेंट आप सभी जानते हैं वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, दिस इज द एज ऑफ द इंटरनेट, दिस इज द एज ऑफ द इंफॉर्मेशन, वी कैन से वी आर इन द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी कि आज का जो वर्ल्ड है वो काफी कॉम्पिटेटिव जमाना है, कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है, और स्पेसिफिकली आज का जो दौर है ना वो आपका बिजनेस इन्वायरमेंटल दौर है। तो ध्यान दीजिएगा, इन टूडेज बिजनेस इन्वायरमेंट इट हैज बिकम ए क्रिटिकल एरिया ऑफ फोकस अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज, देखिए ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट एंश्योर द रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एंड द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आपका रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्ट करता है किसको, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स को। और जब जब बिजनेस की बात आती है ना, बिजनेस के अंदर स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को एक तरीके से प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा काम होता है। दैट्स व्हाई यू कैन से कि इट ए क्रिटिकल एरिया ऑफ फोकस इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, सब कुछ पढ़ा चुका हूं। हम लोग मोटा मोटा देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट हमें एक्सप्लेन करने हैं अगर 9 नंबर का सवाल हमारे पास आता है। तो आई होप कि क्लैरिटी हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि भाई जरूरी क्यों है। सबसे पहली बात है ना, क्रिटिकल एरिया ऑफ फोकस है तो ऐसा क्यों है, तो आपको क्या करना है, इसकी इंपॉर्टेंस लिख देनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप सभी जानते हैं, इसके 3 तो पिलर ही है। आप लोग एथिक्स की बात करिए, ट्रांसपेरेंसी की बात करिए और अकाउंटेबिलिटी की बात करिए। तो पहला पॉइंट आप इसी को एम्फसाइज कर सकते हैं, एंश्योर करना है ट्रांसपेरेंसी को एंड द अकाउंटेबिलिटी को, ठीक है, कि सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, सिस्टम एथिकली करेक्ट तरीके से काम करे, अलोंग विद आपका सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी देखने को मिले, ठीक है। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंस हो गया। इसके अलावा जो हमने अभी भी पढ़ा कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को, समझ में आया, किसको प्रोटेक्ट करना है, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को। अब इसको क्या करना है, 1 से 3 लाइन के बीच में आपको इन तमाम पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। एक आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इंप्रूव करना है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को। देखिए कोई भी कंपनी है,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब एथिकली करेक्ट होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एथिक्स नॉर्म्स और डिसिप्लिन के साथ काम करती है, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस उसके ऊपर ऑटोमेटिकली बनता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो ये होता क्यों है? ताकि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वहां पे फॉलो किया जाता है, डेट्स वाई, ठीक है ना। अब आगे अगर आप लोग एक पॉइंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर आप लोग कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड स्कैंडल से बचना चाहते हैं तो आपको गुड कॉर्पोरेट जो आपकी प्रैक्टिस है, सिस्टम है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, इनहांस द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। आपको क्या करना है? आपको कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को इनहांस करना, ठीक है। अब आगे देखिए, एंश्योर करना है लीगल एंड एथिकल कंप्लायंस। ये वो तमाम पॉइंट है जो हम लोगों ने अपने वन शॉट के दरमियान काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिए थे। बस समझ ये लीजिएगा कि किस तरीके से पहले मैंने एक डेफिनेशन में बांधा अपने आंसर को, ठीक है ना। उसके बाद जब आप लोग इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो आपको पहले मेन हेडिंग डालना है, फिर उस मेन हेडिंग को आपको एक से लेकर के 3 लाइन के बीच में एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये बातें हैं ना, ये हम लोग काफी डिटेल में कर चुके हैं, मैराथन के अंदर भी पढ़ा हुआ है, और जो भी मैंने आपका यूनिट वाइज वन शॉट आपको प्रोवाइड किया है ना, वहां पर भी सारी जानकारी मैंने दी गई है। तो हम लोग इनके अंदर बहुत ज्यादा डीप एंड डाइव नहीं जाएंगे, हम लोग केवल और केवल देखेंगे कि एग्जैक्टली आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है। इज इट क्लियर? तो ये सवाल था, इसको आप लोग ऐसे टैकल कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पिलर्स कौन से हैं, या मैं कहूंगा प्रिंसिपल्स कौन से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल एम्फसाइज बाय द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सबसे पहला पॉइंट तो सर आपका ट्रांसपेरेंसी ही हो जाएगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी इज द की फैक्टर। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी हो गया, उसके बाद फेयरनेस हो गया, आप सभी जानते हैं फेयरनेस होना चाहिए। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद इंडिपेंडेंट, और उसके बाद आप लोग क्या कह सकते हैं, देयर इज ए एथिकल कोड ऑफ द कंडक्ट, ठीक है। दीज आर द वेरी बेसिक प्रिंसिपल जिनको आपको लिख के आना है। अच्छा, मैं अगेन फिर से बता रहा हूं, आपको एक से लेकर के 2 या 3 लाइंस के अंदर अपने आंसर को फ्रेम करना है, ठीक है। अगर आप लोग पूरे पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो आपको बताना किस तरीके, ट्रांसपेरेंसी का क्या मीनिंग है, अकाउंटेबिलिटी का क्या मीनिंग है, फेयरनेस का क्या मीनिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस एंड द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मीनिंग है, ठीक है। अगर आप लोग कुल मिलाकर के इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 9 में से 9 सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लैरिटी मिला होगा। अब इसी के अंदर पार्ट बी आप सभी ने देखा था, पार्ट बी क्या था सर? यहाँ पे 2 थ्योरीज का जिक्र था, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टेक होल्डर थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक्सप्लेन करना है, अलोंग विद जो आपका एजेंसी थ्योरी से किस तरीके से डिफर करता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले समझे, यहाँ पर आपने एक शब्द देखा, दैट इज अ स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? जैसे आपके शेयर होल्डर्स हो गए, इंप्लॉयज हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, और सोसाइटी और इन्वायरमेंट हो गया। ये तमाम लोग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं सर? आपके शेयर होल्डर्स का निर्माण करते हैं। और अमूमन क्या माना जाता है, जैसे कोई भी कंपनी होता है, लेट अस से आप लोग XYZ कंपनी की बात कर लीजिए। अब इस कंपनी के अंदर ना आपके स्टेक होल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं, केवल आपके शेयर होल्डर्स पर फोकस किया जाता है। माने जो आपका मालिक है, जो ओनर है, जो शेयर होल्डर है, उसकी वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, अमूमन इस मुद्दे पर चर्चा होती है। और इसी चीज को ध्यान में रख के ना काफी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं वो काम करते हैं। लेकिन जो ये आपकी थ्योरी है, स्टेक होल्डर थ्योरी है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई साहब, हमें शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ साथ, कंपनी के प्रॉफिट के साथ साथ, हमें स्टेक होल्डर्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अपने कस्टमर्स को लेकर के, शेयर होल्डर्स को लेकर के, इंप्लॉइज को लेकर के, कस्टमर को लेकर के, सप्लायर को लेकर के, गवर्नमेंट को लेकर के, और सोसाइटी को लेकर के हमें ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है और उसी हिसाब से काम करना है। समझ में आया? तो ये आपका बेसिक पॉइंट रहेगा। अब इसको लिखना कैसे, ध्यान दीजिएगा। स्टेक होल्डर थ्योरी ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कहता है? ये स्टेट करता है, कंपनी शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर, नॉट फॉर द शेयर होल्डर। ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल शेयर होल्डर के लिए काम नहीं करना है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको स्टेक होल्डर्स के लिए काम करना है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द एवरी ग्रुप अफेक्टेड बाय देयर एक्टिविटी। समझ में आया ना? यानी कि ये कहता है कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है हर एक उस ग्रुप के लिए जो कहीं ना कहीं उस बिजनेस की एक्टिविटी से अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। और मैंने बताया जो स्टेक होल्डर है वहां पर आपके कस्टमर आ जाते हैं, इंप्लॉइज आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाता है, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट आ जाता है। तो तमाम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इनका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। इनके बेनिफिट को भी ध्यान में रख के हमें ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है। ये कौन कहता है सर? आपका स्टेक होल्डर थ्योरी कहता है। अब ध्यान दीजिएगा, द थ्योरी आर्ग्यूड दैट द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ ए कंपनी डिपेंड अपॉन मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या मांगती है कि अगर आप
आप लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस के अंदर भरोसा रखते हैं ना, तो आपको एक गुड रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। देखिए, स्टेक होल्डर के अंदर आपके कस्टमर भी आते हैं और कोई भी कंपनी का वजूद उसके कस्टमर से होता है, सेकंड नंबर पे उसके एम्प्लॉयज से होता है, थर्ड नंबर पे उसके मैनेजमेंट से होता है। और ये जो आपका मैनेजमेंट हो गया, ये जो आपके एम्प्लॉयज हो गए, ये जो आपके कस्टमर हो गए, ये आपके स्टेक होल्डर हैं। और इनके साथ ही अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है तो आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं कर सकते। मे बी आप लोग कोई भी जुगाड़ बैठा करके ना शॉर्ट टर्म में कुछ भी हासिल कर ले, ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर करके इन तमाम पॉइंट्स को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना। क्योंकि 9 नंबर के लिए आंसर लिखना है ना, तो अब हमें, क्योंकि हमें पता है कि भाई साहब आपकी जो स्टेक होल्डर थ्योरी है ना, उसके अंदर कुछ फीचर्स मेरे को पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फीचर्स को भी मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ पर स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर वेलफेयर ऑफ ऑल स्टेक होल्डर पे फोकस किया जाता है, एनकरेज किया जाता है एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस को, यहाँ पे प्रमोट किया जाता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को, बैलेंस इकोनॉमिक एंड द सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जाता है, और सपोर्ट किया जाता है सीएसआर को। सीएसआर का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है। दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे इसके एडवांटेजेस को भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ से जो भी कंपनी बेसिकली इस थ्योरी को फॉलो करती है उसकी जो रेपुटेशन है वो इंप्रूव होती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बिल्ड होता है, क्रिएट होता है एक सस्टेनेबल ग्रोथ। इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं रिड्यूस होता है कॉन्फ्लिक्ट अमंग द शेयर होल्डर्स, ठीक है। इसके अलावा इस थ्योरी के अंदर कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी है जिसको आपको एक बार पढ़ लेना है, और ये 2 पॉइंट ही आपको लिखने हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज द मोर देन इनफ, ये आपका सही पॉइंट रहेगा। इसके अलावा अगर आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन आती है तो बाकी पॉइंट्स को भी आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एक सही आंसर के लिए मेरे हिसाब से ये आपका एक गुड आंसर रहने वाला। ध्यान दीजिएगा, आप काफी यूट्यूब के ऊपर आपने वीडियो देखी होंगी कि भाई साहब 4 पेज भरना है, 5 पेज भरना है, 10 पेज भरना है। अगर पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मैं इस चीज के साथ नहीं हूं, मेरा मानना है जितनी जानकारी है उतनी आपको लिखनी, जितना पूछा गया है वही लिखना है। बस उसकी एक भूमिका, उसका एक बैकग्राउंड, उसका एक बेस जरूर तैयार करना होता है, ताकि एग्जामिनर जब आपके आंसर शीट को चेक करे ना तो उसके माइंड के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो कि बच्चे को इसके बैकग्राउंड के बारे में पता है, वो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। बाकी मैं नहीं मानता कि आप लोग 5 पेज भरे, 10 पेज भरे, ये सब एब्सोल्युटली रबिशनेस और नॉनसेंस है। बाकी जिसका जो मानना है वो इस हिसाब से अपने आंसर को फ्रेम कर सकता है, ठीक है। ये आप लोग मान लीजिए कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि भाई साहब आप लोगों को इसी तरीके से काम करना है जैसा मैंने बताया। बाकी आप लोग जैसा भी सही समझे। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें शेयर होल्डर थ्योरी और एजेंसी थ्योरी के बीच में क्या करना है सर, डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस मैं हमेशा से आपको एक बात बोलता आया हूं, 2 तरीके हैं डिफरेंस करने के। सबसे पहले तो आप लोग एक थ्योरी लिखें, उसकी तमाम एक्सप्लेनेशन दे दे बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर, फिर आप लोग सेकंड जो थ्योरी लिखे उसकी तमाम एक्सप्लेनेशन दे दे बुलेट पॉइंट्स के अंदर। मैं सबसे ज्यादा प्रीफर करता हूं ये वाला मेथड जिसको आप लोग टेबुलर मेथड कहते हैं, जहां पर हम लोग सबसे पहले बेसिस की बात करते हैं, फिर आपकी जो पहली थ्योरी है उसके बाद आपकी सेकंड थ्योरी है। यहाँ पर हम लोग जैसे मीनिंग आपका बेसिस हो गया, जैसे आपका मेन फोकस बेसिस हो गया, जैसे आपका रिलेशनशिप बेसिस हो गया, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस हो गया, व्यू ऑफ द मैनेजमेंट अप्रोच या स्कोप, या फिर आप लोग कह सकते हो सीएसआर इंपोर्टेंस। ये तमाम बेसिस है जिनके बिहाफ पे आपको दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं स्टेक होल्डर थ्योरी को, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं मोटा मोटा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग स्टेक होल्डर थ्योरी की बात करते हैं तो स्टेक होल्डर थ्योरी आपके तमाम स्टेक होल्डर्स को सर्व करती है। अगर आप लोग एजेंसी थ्योरी की बात करते हैं तो एजेंसी थ्योरी के अंदर हमें मेजरली कहां पर फोकस करना होता है, शेयर होल्डर्स के ऊपर और शेयर होल्डर्स के एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, या फिर आप लोग कह सकते हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोग मेन फोकस की बात करते हैं तो स्टेक होल्डर के अंदर वेलफेयर ऑफ ऑल अफेक्टेड ग्रुप्स को, यानी कि स्टेक होल्डर्स को कंसिडरेशन में रखा जाता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ हमारा मेन प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे कोऑपरेशन अमंग द स्टेक होल्डर आप लोग कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर एंड द मैनेजर, ठीक है ना। यहाँ पे ओनर और मैनेजर से ही लेना देना है, बाकी कोई क्या करता है कोई बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातें नहीं होती है, ठीक है। अब अगर आप लोग आगे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आगे है आपका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड द सोशल वेलफेयर आपके स्टेक होल्डर थ्योरी का ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड जो आपका एजेंसी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना
करना होता है। अगर आप लोग व्यू ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इस तरीके से आप लोग एक दो पॉइंट ये आप लोग लिख सकते हैं। ये तमाम चीजें हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपको भी बोरियत होगा तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको पता चला होगा इस तरीके के आंसर को आपको कैसे फ्रेम करना है, आंसर को कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अगर आप लोग इस तरीके से आंसर लिखते हैं तो आपके पूरे पूरे 18 नंबर आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर आप लोग बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। चेंज देखने को मिलेगा माने अभी तक आपने देखा ना, आपको पहला पार्ट दिया उसके अंदर भी 9 नंबर के 2 क्वेश्चन थे और दूसरा पार्ट दिया था उसके अंदर भी 9 नंबर के 2 क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिएगा पहले पार्ट के अंदर आपको पहले ऑप्शन के अंदर आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे 9 के नंबर के, और दूसरे पार्ट के अंदर आपको 18 नंबर का सिंगल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना। ठीक है, अब चाहे तो आप लोग इस पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहे तो बाय डिफरेंस इस पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो छोटे पार्ट सही रहते हैं, ज्यादा लंबे के चक्कर में आप लोग ना ही पढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, एक बार जूम करके आपको थोड़ा सा रीड करवा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो। देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है मेंबर्स ऑफ ए ऑडिट कमेटी आर सेड टू बी ए गेट कीपर ऑफ ए गवर्नेंस। देखिए सवाल आपके ऑडिट कमेटी से आया है, मैंने बताया था ऑडिट कमेटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अब ऑडिट कमेटी को अगर आप लोग बात करते हैं, ऑडिट कमेटी के जो मेंबर होते हैं उनको गेट कीपर ऑफ द गवर्नेंस कहा जाता है। इन द लाइट ऑफ दिस, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड द रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। अब आपको क्या करना है, आपको जो ऑडिट कमेटी बनता है उसकी कंपोजिशन को बताना है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताना। कुल मिलाकर के 3 पॉइंट को कंबाइन करके एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा पार्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर से आप लोग क्या समझते हैं। इसके अलावा मैंने पहले बताया था जब मैंने आपको ये पूरा चैप्टर करवाया था कि गांधी जी जो ट्रस्टीशिप आपका मॉडल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, सीएसआर के अंदर, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से अक्सर आपका सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो ये सेकंड पार्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो फर्स्ट पार्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इज टोटली योर्स। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपको किस तरीके से आंसर को फ्रेम करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी आर द गेट कीपर्स, ठीक है, ऑफ द गवर्नेंस, आपको इसको एक्सप्लेन करना। तो पहले क्या करेंगे, ऑडिट कमेटी को एक्सप्लेन करेंगे। ऑडिट कमेटी के एक्सप्लेनेशन के बाद आपको बताना है कंपोजिशन, जो आपका बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 बताता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑडिट कमेटी की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप सभी ने देखा होगा ऑडिट कमेटी एक इंपॉर्टेंट कमेटी है जो किसकी होती है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की ही सब कमेटी होती है, विच इज एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड द इंटीग्रिटी इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर सारा मामला देखने का जिम्मेदारी किसका होता है, ऑडिट कमेटी का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इट एक्ट्स एज ए वॉच डॉग, देखिए ये आपका निगाह रखने वाले डॉग की तरह काम करती है ओवर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देयरफॉर मेंबर्स ऑफ ए ऑडिट कमेटी आर कॉल्ड द गेट कीपर्स। इसी वजह से जैसे वॉच डॉग की तरह काम करती है तो वो आपके गेट कीपर की तरह होते हैं ना, दैट्स व्हाई इनके मेंबर को आपके गेट कीपर बोला गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। और अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपका सेक्शन 177 होता है जो आपको प्रोविजन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू द ऑडिट कमेटी, आपको बताना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले एक्सप्लेनेशन देना है ऑडिट कमेटी का, उसके बाद आपको बताना ऑडिट कमेटी की कंपोजिशन क्या होती है। अब ये आपका कंपनीज एक्ट ये कहता है कि मिनिमम मेंबर्स आपके 3 होने चाहिए, 3 डायरेक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक इंडिपेंडेंस यानी कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए और वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कैपेबल होने चाहिए। अब चेयरपर्सन की अगर आप लोग बात करते हैं तो चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है और वो अटेंड करेगा, मस्ट अटेंड करना है जो उसका एजीएम होता है, जो आपका एनुअल जर्नल मीटिंग होता है, उसको किसी भी कीमत पे उसको क्या करना है, अटेंड करना। ठीक है, अगर आप लोग एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो मेजरली लिस्टेड कंपनीज के अंदर और काफी सारी प्रिस्क्राइब्ड जो आपकी पब्लिक कंपनी है वहां पे भी आपकी ऑडिट कमेटी का एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहां पे उसको होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग रोल एंड फंक्शन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो आप सभी ने पढ़ रखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ओवरसाइट करना, ऑडिटर्स रिकमेंड करना, रिव्यू करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, मॉनिटर करना ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस को, उसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट करना। ठीक है ना, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ द फ्रॉड है ना, उसके बाद आप लोग कहेंगे व्हीकल मैकेनिज्म ओवर्स, व्हीकल मैकेनिज्म माने जो आपका विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो होता है ना, उसको ये आपका व्हीकल
मैकेनिज्म बोल रहा है, वन शॉट के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया था। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आप लोग कह सकते हैं, कंप्लायंसेस मॉनिटरिंग, ये तमाम चीजें किसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन के अंदर आती है, ऑडिट कमेटी के अंदर आती है। सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो प्लीज एक बार इनको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब जो इसका सेकंड पार्ट था माय डियर फ्रेंड्स, 9 नंबर के लिए सीएसआर को एक्सप्लेन करना था। अब सीएसआर के अलावा आपका गांधी जी ट्रस्टेड मॉडल आपको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे आंसर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे सीएसआर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं हर एक कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने सोसाइटी और इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ करे अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट इज ए प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर में भी अलोंग विद आपको सोसाइटी और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कुछ करना चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहलाती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। एंड इट मीन्स बिजनेस शुड ऑपरेट एथिकली एंड कॉन्ट्रीब्यूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट while improving the quality of the life of employees and community and the society। समझ में आया? तो these are very basic point, इनको आपको पढ़ना। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये डिफाइन करता है कि कोई भी कंपनी जो सीएसआर के लिए एक तरीके से एलिजिबल है, उसको अपने प्रॉफिट का जो आपका एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% सीएसआर एक्टिविटीज के लिए स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, खर्च करना चाहिए। तो ये आपको सभी को पढ़ा, ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव्स लिख देना है, जैसे सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंप्रूविंग द कॉर्पोरेट इमेज एंड द गुडविल। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सीएसआर एक्टिविटी, भाई जैसे अगर आप एजुकेशन का प्रमोशन कर सकते हैं, हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, पुअर्टी एलिवेशन, और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट। ये आपके कुछ बेसिक एरिया है जो आपके किसके अंदर आते हैं, आपके सीएसआर के अंदर आते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं, जहां पर आप लोगों का जो 2% का क्राइटेरिया रखा गया है ना, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम लोगों ने काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के पढ़ी हुई है। अब अब हम अगर गांधी जी के ट्रस्टीशिप मॉडल की बात करते हैं तो आपको एक्सप्लेन करना है। गांधी जी ये कहता था जितने भी धनाढ़ी लोग हैं, जितने भी बिजनेस लोग हैं, उनके पास पैसा होता है, इसलिए वो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के ट्रस्टी की तरह काम करते हैं। दैट्स व्हाई उनको केवल खुद के बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी काम करना चाहिए, गांधी जी का मानना था इस थ्योरी का अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या कहता है, महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रस्टीशिप विच स्टेट दैट द wealthy individual and a business are trustees of the society's wealth, ठीक है ना। सोसाइटीज वेल्थ के ट्रस्टी कौन माने जाते हैं, ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास पैसा होता है या फिर बिजनेसमैन को। अकॉर्डिंग टू द गांधी, कंपनी शुड यूज वेल्थ नॉट ओनली फॉर द पर्सनल प्रॉफिट बट आल्सो फॉर द सोशल वेलफेयर। समझ में है ना। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, सोशल वेलफेयर के लिए भी अपने पैसे को खर्च करना चाहिए, केवल प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाने का मोटिव यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका मेन आइडिया है, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। अब जैसे अगला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, आपको फीचर्स ऑफ द ट्रस्टीशिप लिखना है। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा, वेल्थ ऑन द सोशल ट्रस्ट हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल बिजनेस, उसके बाद रिडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये सारी चीजें हम लोग मैराथन के अंदर पढ़ चुके हैं, तो बार बार हम लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर। चलिए यहाँ तक बातें समझ में आई, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए, यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 से क्वेश्चन आया। अब यूनिट 3 की तरफ हम लोग चलेंगे, जहां पर हम लोग बेसिकली मेजर कॉर्पोरेट फेलियर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, मेजर कॉर्पोरेट फेलियर्स को पढ़ते हैं। तो एक बार पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि भाई साहब सवाल किस तरीके का पूछा गया है, फिर हम लोग देखेंगे अगर डिस्कशन के लायक होगा तो सवाल हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगेन आपको 9 नंबर के 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और के अंदर भी आपको 9 नंबर के 2 ऑप्शन पिछली बार देखने को मिले थे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया है, एनरोल स्कैंडल के ऊपर सवाल पूछा गया है, अभी करवाया है, तो हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। इसके अलावा जो आपकी कैडबरी कोड ऑफ ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस या जो कैडबरी रिपोर्ट है उससे सवाल पूछा गया है। तो देखिए इन दोनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, दोनों पॉइंट 9 नंबर के लिए पूछे गए हैं। इसके अलावा सेकंड पार्ट के अंदर आपको बताना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बोर्ड ऑफ ए डायरेक्टर आर लेड डाउन बाय द G20 और
ईसीडी प्रिंसिपल, ठीक है। एक ये सवाल है, इसके अलावा आपको रॉबर्ट मैक्सवेल डेथ एट सी इन नवंबर 91 अंडर द मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस ट्रिगर्ड द कोलैप्स ऑफ द मैक्सवेल कम्युनिकेशन। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको मैक्सवेल कम्युनिकेशन के कॉर्पोरेट फेलियर्स को एक्सप्लेन करना। तो देखिए आपके सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये तमाम चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इसका भी इंतजाम मैं कर दिया हूँ। इसके अंदर आंसर मैंने दिया हुआ है, डेफिनेटली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, जैसे अगर आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग एनरोल स्कैंडल को बताएंगे कि भाई साहब ये एनर्जी के अंदर डील करता था, कितना बड़ा स्कैंडल हुआ, कैसे हुआ, इसके बैकग्राउंड को फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली एनरोल स्कैंडल के मेन क्या कारण थे, जैसे आपका अकाउंटिंग फ्रॉड हो गया, उसके बाद एसपीईज का जो डेवलपमेंट था या यूज था, स्पेशल पर्पस एंटिटीज का, वो वाला पॉइंट आप लोग देखेंगे। मैनिपुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा फेलियर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये वाला पॉइंट भी आप लोग लिखेंगे। ऑडिटर्स का भी फेलियर था और आपका अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुआ था, ये तमाम चीजें आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्कैंडल आपको लिखना है कि आपका एनरोल बैंकरप्ट हो गया था, जितने भी इंप्लॉयज है और आपके इन्वेस्टर है उनका पैसा डूब गया था, और आपका आर्थर एंड्रिशन जो आपका है उसका कोलैप्स हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप अपने आंसर को माय डियर फ्रेंड्स फ्रेम करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको इंपैक्ट को भी एक्सप्लेन करना है कि भाई इसकी वजह से इंपैक्ट क्या रहा, कि अगर आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हाईलाइट किया कि आपकी ट्रांसपेरेंसी की इंपॉर्टेंट क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग, और आपका स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। इट्स रिवील द सीरियस वीकनेस एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। सबसे जरूरी बात है सर, इसके अंदर सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या आया था, सार्बेन्स ओक्सले एक्ट आया था, उसकी एक्सप्लेनेशन अलोंग विद उसके फीचर्स को भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। समझ में आया? तो दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट्स जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके ना प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर करेंगे। अब जैसे इसी के अंदर सेकंड पार्ट क्या था, आपको कैडबरी कोड ऑफ ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक्सप्लेन करना है। तो अगेन वही पैटर्न है, सेम आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, फिर आपको इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। और एक बार आप लोग ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर लेंगे ना, उसके बाद आपको बताना है जैसे प्रोविजन कंटेनिंग इन द कंपनीज। अच्छा, ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आई होप कि क्लैरिटी मिला होगा कि ये आपका यहाँ पर आकर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो कैसे आपको कंप्लीट करना, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीजें वही है जो हम लोग अपने मैराथन के अंदर भी पढ़ चुके हैं और वन शॉट सेशंस के अंदर यूनिट वाइज भी पढ़ चुके हैं। तो मैं अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि भाई साहब बार बार हम लोग वही चीजें पढ़ें। पीडीएफ में आपको साथ साथ दे दूंगा, एक बार गो थ्रो जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए ना तो इस वीडियो के नीचे पीडीएफ कमेंट कर दीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल। देखिए सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना, चीजें अपलोड होने में टाइम लगता है, चीजों को बैकएंड पे तैयार करना पड़ता है, थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हाँ, जैसे ये हमारा वीडियो हमारे चैनल के ऊपर लाइव होगा ना, उसके आधे घंटे में अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो मैंने टीम को बोल करके रखा हुआ, आपको यहाँ पर इस पीडीएफ को भी अपडेट कर देंगे। चलिए अगला चौथा जो क्वेश्चन है ना, वो आपका क्या पूछा गया है सर, आपका पूछा गया है आपको उदय कोटक कमेटी यानी कि कोटक कमेटी से देखिए सवाल आया। मैंने बताया था आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इसके अंदर आपके सीबी रेगुलेशन को लेकर के चर्चा होगी। तो ये आपका एक सवाल हो गया, 9 नंबर का है। अब आगे अगर आप लोग देखेंगे 4.5 नंबर के 2 सवाल है जहां पे 2 कमेटी है, आरएमसी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। आप सभी ने देखा होगा, बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ाया हुआ है, एज इट इज छपा हुआ है, ये देख लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इसी साल ये वीडियो डाला, इससे पहले भी मैंने बीकॉम कॉर्नर के ऊपर वीडियो डाला था, तो देख लीजिएगा एज इट इज क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बताया व्यक्तिगत अनुभव से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और आपके पीवाईक्यूज का एनालिसिस करने के बाद ही बताया है, तो यू कैन ट्रस्ट एंड डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन 9 नंबर का था और पार्ट में आपके 4.5 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, 9 9 18 नंबर हो गया। इसके अलावा इसके और के अंदर आपको एक 18 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो आपका कहां से पूछा गया है, आपको बताना कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कौन कौन से प्रोविजन है जो आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने के लिए यूज होते हैं। काफी डिटेल में मैंने वन शॉट के अंदर अभी करवाया है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
अभी अभी यूनिट 5 भी मैंने लाइव किया था, वहां पे हम लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली आपका जो किंगफिशर एयरलाइन, देखिए ये आपका इंडिया के जो भी कॉर्पोरेट फेलियर हुए हैं वहां से पूछा गया सवाल है, तो आपको किंगफिशर एयरलाइन को अच्छे से पढ़ के जाना है, वहां से सवाल आता है। इसके अलावा यस बैंक, ये एक ऐसा सवाल है जो हमने नहीं प्रैक्टिस किया है, ठीक है ना। तो मैं आपसे देखिए ये आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आप लोग ये करेंगे ना ऑडिटर वाला जो ये सेकंड पार्ट है, तो डेफिनेटली आप इसको एक तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये भी आसान है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चॉइस मिलेगा, एक दो टॉपिक है जो आपके बहुत कम पूछे जाते हैं, यस बैंक। फिर भी अगर आप लोग यहाँ पे पीवाईक्यू के प्रोस्पेक्टिव में अगर आप बात करते हैं ना, जस्ट ए मिनट, तो आप लोग डेफिनेटली इसको एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको 101% एक तरीके से क्लैरिटी हो जाएगा। तो ये क्योंकि पार्ट मैंने अभी अभी अपलोड किया है, तो इसका आंसर मैंने पीडीएफ के अंदर नहीं डाला है। हमने यहाँ तक आपके आंसर नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 तक पीडीएफ के अंदर आंसर डाले हैं। अगर आप लोग एक बार गो थ्रो करेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 4 तक आपके आंसर डाल दिए हैं, पूरे के पूरे चौथा क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप लोग इस जो छोटे से सेशन के पीडीएफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आई होप कि आपको क्लैरिटी मिला होगा किसके ऑप्शन में क्या आएगा और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से क्वेश्चन नॉन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस पर भी आपको एक क्लैरिटी हो गया होगा और आपका एक कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि जो मैंने पढ़ाया है ना वो मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है, अगर आप लोग पीवाईक्यूज के प्रोस्पेक्टिव में भी बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटा सा प्यारा सा सेशन था, आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपने किसी भी वीडियो के ऊपर हाइप बटन क्लिक नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो थोड़ा सा अच्छा रेंज में जाए तो इसके लिए आपको उसको हाइप करना है। वीडियो को लाइक भी किया करें और उसके नीचे कमेंट भी किया करें ताकि वीडियो का एंगेजमेंट बढ़े और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक हमारा वीडियो पहुंच सके। क्योंकि जितना एफर्ट मैं कर रहा हूं आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, और पूरे यूट्यूब के ऊपर, अभी से नहीं, सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम से नहीं, जब से सेमेस्टर चलता है तभी से मैं आप सभी के लिए बड़ा सारा मेहनत करता हूं। तो आप सभी का भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप वीडियोस को सपोर्ट करें। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक लिए मैं तो सोल दी बात, स्टिल कीप लर्निंग।